जय हिंद बच्चों। चिल्ड्रन डे की सबको शुभकामनाएं। और हम लोग यहाँ पर न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म पर मैं आर.डी. श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग हैं, आज का जो FST का टेस्ट 21 नंबर का हुआ है इस साल का, उसके 1 से 25 तक के क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए। बहुत ही अच्छा और सिंपल पेपर था, बिल्कुल नीट 24 टाइप के। इसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। मिलाइए, देखिए कितने आपके सही हुए, क्या आपने गड़बड़ किया। और शुरू करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक सिंह सर, जिनकी अनुकंपा से और कृपा से हम लोग यहाँ पर हैं। आपको पढ़ने को मिल रहा है, हमें पढ़ाने को मिल रहा है। उनका सपना है डॉक्टर साहब का, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और वो चाहते हैं कि ये शिक्षा दूर दराज गाँवों में उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो किसी कारणवश महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही उन्होंने ऐसा किया है कि आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। आज चिल्ड्रन डे का टेस्ट सीरीज का भी ऑफ़र है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये देखिए, एक मैचिंग टाइप का है, डायमेंशन पे बनाया गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बस करना ये पड़ेगा कि किसी न किसी तरीके से सबकी डायमेंशन निकालनी पड़ेंगी। तो डायमेंशन तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे निकलेगी? प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास होता है h, और फार्मूला होता है E बराबर h इंटू न्यू। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन रख दीजिए ml स्क्वायर T-2, और इसको फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा ml स्क्वायर T-1। अब देखिए ये डायमेंशन किस में है? ml स्क्वायर T-1 ये सेकेंड है, मतलब A ऑप्शन विल मैच विद सेकेंड। तो ए ऑप्शन मैच विल सेकेंड में ये सेकेंड आंसर है, और किसी में ए सेकेंड नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस करने में कभी कभी पूरे ऑप्शन मिलाने भी नहीं पड़ते हैं। मैंने एक किया और आंसर मुझे मिल गया। अब अपनी नॉलेज के लिए आप और की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हमेशा उसकी डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 ही रहेगी। और चाहो तो हाफ mv स्क्वायर से निकाल लो। तो ml स्क्वायर T-2 थर्ड में है, तो बी का आंसर थर्ड हो जाएगा। बी विल मैच विथ थर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डिफिनीशन होती है वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये वर्क है, वर्क की भी डायमेंशन ml स्क्वायर T-2 होती है। और चार्ज को हम करंट इनटू टाइम AT लिख सकते हैं। तो ये ml स्क्वायर T-3 और A-1 आएगा। तो ये फोर्थ से मैच कर रहा है, C वाला फोर्थ से मैच कर रहा है, तो D वाला फर्स्ट से ही मैच करेगा। और वैसे भी ये लीनियर मोमेंटम है, P बराबर mv, तो मास की m और वेलोसिटी की LT-1। तो आप चाहिए तो सबकी डायमेंशन निकाल लीजिए, मैंने तो इसलिए निकाल दिया है कि चलिए कर लेना चाहिए। वैसे एग्ज़ाम में आपका आंसर मैंने जैसे पहला बताया था, जैसे ही मिलाओगे सेकंड आएगा, और ए सेकंड में सिर्फ एक के साथ है सेकंड वाले अल्टरनेटिव में, तो आंसर मुझे तुरंत मिल जाएगा।
तो वहाँ पे इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, मैंने सब निकलवा दिया इसलिए कि डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट दी हुई है, तो नोट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट 0.01 mm और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल n बराबर 50 है और पिच निकालनी है। तो हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और यहाँ पर पिच पूछी गई है तो लीस्ट काउंट हो गए 0.01 mm और नंबर ऑफ डिवीजन्स हो गए 50। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 0 0 0 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.5 mm, तो 0.5 mm इसकी पिच हो गई। बहुत ही सिंपल और सस्ता क्वेश्चन था। तो हम लोग जाएंगे आंसर नंबर 4, ये दूसरे का आंसर चौथा वाला है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो वेवलेंथ दी गई है और ये है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब अगर वेवलेंथ दी गई है तो इस फोटॉन की हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम, सब कुछ निकाल सकते हैं। देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। सरफेस हैज रिसीव्ड 10⁻⁻7 जूल एनर्जी। तो ये कोई सरफेस है और इस पर ये लाइट पड़ रही है और इसको जो एनर्जी मिल रही है वो 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 जूल है। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लीजिए, hc/λ। तो अगर एक फोटॉन गिरेगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी, और मान लो n फोटॉन गिर रहे हैं तो एनर्जी कितनी मिलेगी? ne मिलेगी। तो Nhc/λ इज इक्वल टू एनर्जी। अब हमें कुछ करना नहीं है, n की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको 5000 और मीटर में बदल देंगे, 10⁻⁻10, और बराबर एनर्जी मिल रही है मेरे पास 10⁻⁻7 जूल। अब इसको सॉल्व करके मुझे n की वैल्यू निकालनी है कि कितने फोटॉन्स इसको मिल रहे हैं। तो कोई बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये गुणा भाग सब करना पड़ेगा एंड यू विल गेट दी आंसर। तो आई होप कि कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। इट इज़ नॉट ए बिग डील कि यहाँ पे n को ऊपर ले जाओ, ऐसे कर लो भाई। 5000 इंटू 10⁻⁻10 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3 सॉरी 10⁻⁻7, 3 जीरो से ये चला गया, और 10⁻⁻7 ये भी है। डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 6.6 आएगा, और ये -34 है, ये 8 है, तो ये 10⁻⁻26 हो जाएगा। नीचे आ गया ये। अब ये -14 है, ये 26 है, तो 26 में से 14 घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, ये 10⁻12 आ गया।
तो आ जाएगा 5 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18 एक 19, 19.8 इंटू 10⁻12 आ गया, 10⁻12। अब ऐसा करते हैं कि इसको लगभग 20 मान लेते हैं, तो 5/20 इंटू 10⁻12, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻11 आ गया। मैंने ये कैलकुलेशन आपको पूरा करके दिखा दिया है, लेकिन आई होप कि ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ये इस तरीके से जोड़ना घटाना गुणा भाग ना दिखाएं, फार्मूला एक्सप्लेन करें और आंसर बता दें, तो यू विल कोऑपरेट। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। आप पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड द पेपर, तब भी आपको फ़ायदा होगा। आपने टेस्ट नहीं दिया है तो भी डिस्कशन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, बस आपका वे बदल जाएगा। पहले पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है और ये पोटेंशियल डिफरेंस से हमारे पास चल रहा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ H बराबर होता है √2m⁴ इंटू वी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी होती है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से हमने एक्सेलरेट कर दिया है, तो उनका रेशियो निकालना है। तो λE/λp हमें करना है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ रेशियो निकालना है। तो डिवाइड करेंगे तो H2V और Q कट जाएंगे, क्योंकि H तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्ज E होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेम रखा है। तो प्रोटॉन वाला ऊपर आ जाएगा मास, इलेक्ट्रॉन वाला मास नीचे आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो चौथा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिफ्थ वाला। टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर AOB and COD are perpendicular to each other and carrying current I1 and I2. The magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance A from the point O in the direction to the plane ACBD. तो पहले इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ये मान लीजिए वायर AB है, सपोज इट इज अलोंग एक्स एक्सिस है, और एक वायर मेरे पास CD है, सपोज इट इज अलोंग वाई एक्सिस है, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी डिस्टेंस दी गई है? A डिस्टेंस पर। ये कोई पॉइंट A है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन कभी कह देते हैं, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह देते हैं। इन सब का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मतलब B निकालना है। दोनों वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं। AB में करंट I है, I1, और CD में करंट I2 है। और इनफाइनाइट वायर से A डिस्टेंस पर फॉर्मूला होता है μ0/4π 2I/R। ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास ये जो फील्ड आएगी, आप इसको ऐसे समझिए, सपोज ये वायर है AB और करंट ऐसे जा रही है, तो अगर फील्ड निकालेंगे तो फील्ड किस तरफ आएगी? करंट उधर है
इधर थंब रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरीके से तो निकालते हैं कि थंब को वायर की करंट के अलॉन्ग रखते हैं दिशा में और उंगलियों को पॉइंट की ओर रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी इस तरफ, यानी अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आ रही है और दूसरा वायर इसके परपेंडिकुलर है लाइक दिस, और इसमें अगर करंट जा रही है तो ये फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आएगी। तो दोनों की वजह से फील्ड लिख लेते हैं। तो पहले वायर की वजह से B1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/A, और ये अलोंग वाई एक्सिस थी, और B2 बराबर आ गया है हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2/A, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई, B1 I कैप हुई और B2 J कैप हुई। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा है, बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एक की फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वेदर प्लस आर माइनस। आप देख सकते हैं अगर ये एक्स एक्सिस है, ए से भी करंट जा रही है, तो ये माइनस वाई की तरफ है, तो आप चाहें तो इसको माइनस जे कर दीजिए। और हमने डायरेक्शन मानी है C to D, करंट इधर है तो मैंने ऐसे रखी, तो ये माइनस आई एक्सिस मान लीजिए, लेकिन उससे आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब B1 माइनस आ गया, कोई बात नहीं, माइनस आई माइनस जे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब B1 और B2 की वैल्यू रख देंगे, तो जो जो चीज़ें कॉमन हैं वो तो बाहर ले लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2/A, और √ आ गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2πA, ये 2 से 2 कट जाएगा, और √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये थर्ड वाला आंसर इसका सही आ रहा है। हम लोग थर्ड आंसर के साथ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2πA, और I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और √ बनाने के बदले में पावर होल टू द पावर 1/2 लिख दिया है। दोनों का मतलब एक ही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और कहते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी में, रिएक्शन में एनर्जी निकालने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो बता दें, ये एनर्जी Q कहलाती है, Q वैल्यू, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसको निकालने के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है सिग्मा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है, लेकिन हमें इनके मासेस तो दिए नहीं हैं, तो दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरा फार्मूला होता है सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और यही दिया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी दी गई है 1s2 की दी है A, इसकी दी है B, और इसकी दी है C। और बेटा ये पार्टिकल है, बाइंडिंग एनर्जी तो न्यूक्लियस की होती है, तो न्यूट्रॉन तो एक पार्टिकल है, इसका कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगा, 0 होगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो खाली C है, और रिएक्टेंट की निकालें तो A प्लस B है,
तो इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया और यही एनर्जी इसमें रिलीज होगी। तो ये हो गई C माइनस A माइनस B। सेकेंड ऑप्शन है इसका, सेकेंड ऑप्शन इसका सही वाला है। अगर मासेस के टर्म में होते तो मास इसका होता है तब m1 स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1 m3 और इसका भी मास लेते, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पार्टिकल की नहीं होती है, सिर्फ न्यूक्लियस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये बॉडी है, इसका मास 20 kg है और इसकी वेलोसिटी 20 से 5 हो जाती है 100 मीटर चलने में। तो फोर्स ऑन दी बॉडी पूछ रहा है, तो दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए जनरल तरीके से करते हैं। पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया v बराबर u प्लस AT से। अब टाइम तो दिया नहीं है तो इससे ना निकालो भाई, दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो 5 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 100। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 25 माइनस 400 अपॉन 200। तो एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ गया माइनस 375 अपॉन 200। 25 से ये कट भी जाएगा तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 25 अट्ठे 200। माइनस 15/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। नाउ वी विल अप्लाई फोर्स। तो फोर्स बराबर ma, मास इज 20 kg और एक्सेलरेशन इज माइनस 15/8। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 300/8। अब डिवाइड कर दीजिए, 8 का पहाड़ा आता ही होगा, 8 चौको 32 होता है, तो 8 त्याई 24, 6 बचा, 8 सते 56 माइनस 37.5 न्यूटन। ये आंसर आ गया। और ये मैंने इसको ये मान के कर दिया कि जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। ये एवरेज फोर्स निकल आया है। इसको हम चाहें तो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इससे भी कर सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी दोनों इनिशियल फाइनल निकल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 100 दिया है, उससे भी ये फोर्स निकल आएगा। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। थर्ड वाला आएगा माइनस 37.5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्पलर का है। बॉडी का मास 5 kg है, तो हम लोग डाटा लिख लेते हैं। पहले बॉडी का मास 5 kg है, ये ओरिजिन पर है। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u बराबर 30i प्लस 40j मीटर पर सेकेंड। फोर्स लग रहा है, फोर्स भी दिया है माइनस i प्लस 5j न्यूटन का। और याद रखिए, ये देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये कांस्टेंट फोर्स है, इट इज़ कांस्टेंट फोर्स। तो कहते हैं कि कितने समय में y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगते हैं। चूंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं v बराबर u प्लस AT। ये काइनेमेटिक इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म होता है। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चले। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तब भी हम लोग ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लग सकते हैं। तो v हम निकाल रहे हैं
u की वैल्यू दी गई है हमें 30i प्लस 40j, और एक्सेलरेशन की जगह हम रख देंगे फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो दिया हुआ है -i प्लस 5j डिवाइडेड बाई मास। मास इसका 5 kg है और ये टाइम t है। तो हमारे पास आ गया ये 30 माइनस t अपॉन 5i, i के कॉफिशिएंट ले लिए। i का कॉफिशिएंट एक देखो ये वाला है 30i इधर से, और माइनस ti/5 ये है। और अब y वाला लिख लेते हैं, तो j वाला ये है 50, और ये दोनों माइनस हैं, ये दोनों माइनस हैं क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -t। और ये मैंने गड़बड़ किया है, ये 40 है, तो 50 की जगह 40 कर देंगे, तो ये भी 50 की जगह 40 हो जाएगा। आई थिंक आप देख रहे होंगे कायदे से। ये वेलोसिटी 30i प्लस 40j थी, मैंने 50 लिख दिया था, तो u विल बी 30i प्लस 40j। तो अब j वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट 40 माइनस t हो गया है, और हम चाहते हैं कि y कंपोनेंट 0 हो। तो मेरे पास vx क्या है, जो i वाला आया वो vx है 30 माइनस t/5, और जो j वाला आया वो vy है 40 माइनस t, और इसी को हम 0 चाहते हैं तो 0 कर दो, तो t बराबर 40 सेकेंड आ जाएगा। तो 40 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हो गया। अगर पूछे कितने समय के बाद x कंपोनेंट 0 होगा, तो x वाले को 0 कर दो। इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं, मतलब कह दिया जाए कितने समय के बाद पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो है, लेकिन y वाली 0 है, तब भी vy को 0 करेंगे। तो मैंने इसके वेरिएशन भी बता दिए। अब ये देखिए, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 at an angle of incidence of 45 degree, the angle between reflected and refracted rays। तो बढ़िया क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत पोलराइजेशन से आप हेल्प ले सकते हैं। ये मान लीजिए सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, ये कोई स्लैब है। अब यहाँ पर एक लाइट डाली गई, ये लाइट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 45 है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री ही होगा, और एक कंपोनेंट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर हमें रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल, इस एंगल की रिक्वायरमेंट है। तो ये 45 है, ये तो 45 रिफ्लेक्शन के रूल से आ गया, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं। इस एंगल को हमने मान लिया कुछ है, मान लीजिए r है, और इसके लिए हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू √2, यही होता है। तो साइन i साइन 45 है, साइन 45
अपॉन साइन आर बराबर √2। अब मेरे को सॉल्व करने की जगह चाहिए, तो चलिए इधर कर देते हैं। साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2, और इस वाले √2 को भी नीचे ले आइए, 1/√2, और साइन आर को ऊपर ले जाइए, तो ये साइन आर आ गया। तो साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2। अब आप जानते हैं कि आर की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, यानी ये आर की वैल्यू 30 डिग्री है। अब अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें, ये वाली लाइन, तो 45 प्लस थीटा जो हमें निकालना है और 30 का सम 180 है। एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो 45 प्लस 30 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइबिंग डाया, अब ये मैग्नेटिज्म नहीं है, इट इज मैग्नेटिज्म। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी इट इज रॉन्ग स्टेटेड। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बात सही है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और व्हेन हम उसको टेम्परेरली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टेम्परेरली डायामैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, डू नॉट लगा है, परमानेंट नहीं होता है। डायामैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, कह सकते हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल हैव ए स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, दिस वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि डायामैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटाइजेशन नहीं आता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल ईच अदर, ये भी डायामैग्नेटिज्म के लिए सही है, क्योंकि जो एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रेडियस में सेम स्पीड से अपोजिट सेंस में घूमते हैं, तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड रहते हैं कुछ ऑर्बिटल्स, तो उनका वो रेजिडुअल थोड़ा बहुत बचा रहता है। ये लॉजिक गेट है, इसको हम देखते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ले लिया A, यहाँ ले लिया B, और ये आउटपुट है C आउटपुट है। अब पहला पोर्शन देखते हैं। A 0 है, B 0 है और Y भी 0 है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे सेगमेंट में आओ, ये 0 है A और A 1 है लेकिन B 0 ही है, तो A 1 हो गया, B 0 हो गया और ये 1 आ गया है। अब हमें क्लियर हो गया, एक 1 के होते ही ये 1 हो गया, मतलब ये OR गेट होने वाला है। अगर अभी भी 0 होता तो ये AND गेट होता। आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में दोनों 1 हैं तब भी 1 है, तो 1 1 पे भी 1 है, और इसके बाद उसके नेक्स्ट में ये 0 है, ये 1 है, तब भी 1 है, तो ये 0 1 पे भी 1 है। तो ये OR गेट की ट्रुथ टेबल है, इसलिए आंसर इसका OR गेट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है
R1 R2 दोनों 10 सेंटीमीटर है, म्यू 1.5 है, और हैविंग फोकल लेंथ इक्वल टू दी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले आप लेंस की फोकल लेंथ ले लीजिए। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। टिपिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाया, R1 पॉजिटिव है, R2 निगेटिव है। फार्मूला कौन सा लगाया? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। और जब ये वैल्यू रख देंगे तो बेटा ये 1/20 आ जाएगा। ये 1/2 है और ये 2/10 है। ये 1/2 हो गया 0.5 और ये हो जाएगा 2/10। 1/10 प्लस 1/10 2/10, तो फोकल लेंथ 10 हो गई। अब अगले पार्ट में आते हैं। ये फोकल लेंथ एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ के बराबर है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी आप 10 मान लीजिए। साइन पे क्वेश्चन ने ध्यान नहीं दिया है, आप भी मत दीजिए। और यहां पे देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है, तो अगर इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कर दें तब ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब यहां पे मिरर के लिए R बराबर 2f होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेकंड आंसर इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये फोर्स पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि F बराबर होता है माइनस del U बाई del x आई कैप प्लस del U अपॉन ये U है del y j कैप और del U अपॉन del z k कैप। ये फार्मूला आपको मालूम होगा। और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे del U बाई del x करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मान लेंगे। सिमिलरली जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे। और सिमिलरली जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मान लेंगे। तो माइनस, अब u ये है, आप y और z को कांस्टेंट मानो तो ये 20y अपॉन z हो गया, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, तो 20y बाई z आई कैप। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे, y का 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 20x अपॉन z j कैप। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 20xy तो कांस्टेंट आ जाएगा और z वेरिएबल है तो z की पावर -1 है। तो यहां अभी लिख दे रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी जेड ऑफ z की पावर -1। तो माइनस 20y बाई जेड आई कैप प्लस 20x बाई जेड जे कैप। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 20xy जेड की पावर -2 अपॉन जेड यानी जेड स्क्वायर के कैप। अब आप इसको माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये पहला टर्म माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा। तो कौन सा है? सेकंड वाला ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन है। और ये पार्शियल डेरिवेटिव आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी मिलती है, V और E के रिलेशन में। तो इसको
मानना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लॉक लाइंग स्टैटिक ऑन द फ्लोर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो एफएस मैक्स बराबर 10 है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स 8 न्यूटन का लगाएंगे जो रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये छोटा है इससे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन का ही लग जाएगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। थर्ड आंसर है। अगले क्वेश्चन में आइए। वाटर गिर रहा है 45 मीटर की हाइट से और इसकी 1/3 काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाती है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना बढ़ेगा? तो अगर ये h हाइट से गिर रहा है और मान लीजिए इसका मास m kg है, तो कितनी एनर्जी आएगी? mgh। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आके काइनेटिक में बदल जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी k बराबर mgh आएगा, और इसका 1/3 यानी mgh/3 ये वाटर को हीट के रूप में मिल जाएगा। तो ये हीट हो गई, कितनी हो गई? mgh/3, और ये हमारे पास वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगा ms डेल्टा थीटा। यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने वाटर का मास m माना है, kg माना है, तो ठीक है, m kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 45/3। अब ये भी kg में ही होगा, तो m भी kg हो गया। अब स्पेसिफिक हीट तुम्हारी होनी चाहिए जूल पर kg में। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट तो हमें मालूम है 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, यानी 4.2 जूल पर ग्राम होती है, यानी 4.2 इंटू 10⁴ जूल पर केजी होती है। तो S की वैल्यू की ही कहानी है, तो यहाँ रख दिया 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, और ये डेल्टा थीटा निकालना है, तो m से m कट गया, ये हो जाएगा 15, तो डेल्टा थीटा बराबर 150/4.2 इंटू 10⁻³। तो ये बन गया 0.150/4.2, तो ये बन गया 15/420। बहुत अच्छी फिगर है, इसको निकाल लीजिए। 15/420 निकालना है आपको, और जब 15/420 निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.035 डिग्री सेल्सियस। हम निकाल के दिखा दें क्या? 5 से काट सकते हैं, 5 × 15 और 5 × 8 40, 5 चौको 20, 3/84 आ रहा है। अभी ये 3 से भी कट जाएगा, 1/3 दूनी 6, 3 × 8 24, 1/28 आ रहा है। और 1/28 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, अब 0 आ जाएगा। अब ये लगभग 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 20 चौक 80 और फिर 8 चौको 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 जाएगा, तो ये आंसर 4th आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I। तो ये एक रॉड है, इसका मास मान लीजिए m है, लेंथ l है, और वन एंड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, इट इज I। अब कहते हैं कि इसको रिंग में बेंड कर दिया, तो रिंग में बेंड कर दिया भाई, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I' होगा, तो I' बराबर हो जाएगा mr²/2। रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है,
अब देखिए m तो नहीं बदलेगा क्योंकि वही मटेरियल है, वही रॉड है, लेकिन r हम निकाल लेंगे तो रिंग की जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r वो रॉड की लेंथ l के बराबर होगी, तो आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी l/2 पाई। तो I डैश बराबर हो जाएगा m r स्क्वायर यानी l स्क्वायर, ये 2 है और नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब I/I डैश लिखना है, ठीक है। ml स्क्वायर बराबर क्या है 3I है, तो ml स्क्वायर बराबर 3I/8 पाई स्क्वायर। तो हमें चाहिए I/I डैश, तो I/I डैश, ये I है, I डैश को नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर बाई 3। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ये। ए पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर मोमेंटम L if the frequency of the motion is doubled and kinetic energy is halved, then angular momentum becomes। तो एंगुलर मोमेंटम होता है L स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बराबर L स्क्वायर, या ऐसे लिख लो, चलो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr होता है। अब मेरे को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और mvr तो है ही है, तो m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 बनाए रखा, और एम वी स्क्वायर बाई 2 ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और 2r/v आ गया। अब हमने v की जगह लिख दिया r ओमेगा, r से r कैंसिल हो गया, तो 2k/ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई n, n फ्रीक्वेंसी है, तो L प्रोपोर्शनल टू k/n है। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, काइनेटिक एनर्जी आधी कर दी, तो ये 2n हो गया, ये आधा हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम L/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस। Total energy of satellite in terms of g0, where g0 the acceleration due to the gravity। तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की लिखिए होती है -gmm/2r+h। अब सरफेस पर ग्रेविटी होती है gm/r², तो हम gm की वैल्यू रख देंगे, तो -g0r² स्मॉल m/2r+h। इज देयर एनी आंसर? mg0r²/2r+h, तो थर्ड आंसर इसका सही हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से था। अब मुझे जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, तो ये मैंने जंक्शन का टेम्परेचर थीटा मान लिया, और दोनों में मैं हीट करंट बराबर कर दूंगा,
क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसमें हीट करंट कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा अपॉन इसकी लेंथ 18। कॉपर की कंडक्टिविटी अब कुछ दिया है, हाँ, कॉपर की कंडक्टिविटी एल्युमिनियम स्टील की 9 टाइम्स है। तो अगर इसकी कंडक्टिविटी हम K मान लें तो इसकी 9K हो जाएगी। तो 9Ka बराबर थीटा माइनस 0 अपॉन 6/Ka। बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, Ka कट जाएगा और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और फिर ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 300 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा आ गया। तो 4 थीटा बराबर 300 आ गया। तो थीटा बराबर 75 डिग्री आ जाएगा। मेरा आंसर इसका पहला वाला आ जाएगा, 75 डिग्री। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सेलेरेशन a ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो आपको मालूम है कि मीन पोजीशन पर मैक्सिमम v होता है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और v और काइनेटिक एनर्जी दोनों 0 होती हैं। और 0 को मैं मिनिमम बोलता हूँ। तो जब v मैक्सिमम होगा तो a मैक्सिमम नहीं होगा, गलत हो गया। a 0 है हमेशा, ऐसा नहीं है, a हमेशा 0 नहीं होता है, v की हर वैल्यू के लिए 0 नहीं होता है, बदलता है। जब v 0 है तो a 0 है, गलत, v 0 है तो a मैक्सिमम है। जब v मैक्सिमम है तो a 0 है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो उसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के करा गया है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और गैस मॉलिक्यूल्स गिव्स 20 जूल ऑफ हीट एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी गैस। इंटरनल एनर्जी 40 जूल है। फाइनल पूछा गया है तो बहुत ही सिंपल थर्मोडायनेमिक का लॉ होता है, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। और डेल्टा U क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी 40 है, हीट तुमने दिया है 20 जूल तो ये पॉजिटिव हो गया। 10 जूल का वर्क किया, ऑन द गैस किया, मतलब वर्क निगेटिव है, तो W की जगह -10 रख देंगे। तो UF बराबर 40 प्लस गैस मॉलिक्यूल्स गिव्स आउट, हमने हीट नहीं दी है, गैस मॉलिक्यूल 20 दे रहे हैं तो ये माइनस है। तो 40 माइनस 20 प्लस 10, तो आंसर 30 जूल आ जाएगा, पहला वाला आंसर। मॉलिक्यूल्स गिव्स 20 जूल, हमने मॉलिक्यूल को 20 जूल नहीं दिया है, सिस्टम ने हीट दी है 20 जूल की, तो Q विल बी निगेटिव, ये माइनस रहेगा और इसीलिए ये माइनस हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। देखो कहते हैं कि कौन क्या है, तो पहला प्रोसेस है मेरे पास आइसोकोरिक, तो ये D वाला आइसोकोरिक है, यानी पहला ऑप्शन में पहला D होना चाहिए, तो ये D है। दूसरा है आइसोबारिक, दूसरा वाला A होना चाहिए, तो DA, तो ये दोनों तो गलत हो गए हैं। अब ये आइसोथर्मल होगा, ये एडियाबैटिक होगा, तो थर्ड नंबर पे आइसोथर्मल यानी B होना चाहिए, तो फोर्थ वाला सही हो गया, C वाला एडियाबैटिक है, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर चौथा है। चलिए वेवलेंथ निकालनी है,
इक्वेशन है, आप जानते हैं प्रोग्रेसिव वेव में जो x का कॉफिशिएंट है पाई इंटू 0.01 बराबर होता है 2π/λ। तो हमने क्या किया, पाई से पाई काट दिया, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2/0.01, तो 2 इंटू 10⁻², यानी 200 मीटर। ये वेवलेंथ 200 मीटर आ गई, क्योंकि x मीटर में दिया हुआ था, ये मीटर में था तो मीटर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। वेव का सिंपल फंडा है, क्रस्ट टू क्रस्ट की डिस्टेंस लैम्डा होती है और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा होती है। तो मुझे लैम्डा दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और किसी पॉइंट पर 1 सेकंड में 2 वेव्स पास हो रही हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी है 2, तो वेव की वेलोसिटी n लैम्डा, तो यानी 2 इंटू 5, अब वो सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ये आ गया, हमारे पास आंसर फर्स्ट वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये एडियाबैटिक का रिलेशन है, 3 रिलेशन होते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, पॉइजन्स रिलेशन। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, T(v⁻⁻⁻⁻⁻⁻) बराबर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है, और P1 माइनस गामा, और T⁻⁻⁻ बराबर कांस्टेंट, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में होता है। इट इज़ नॉट टाइप्ड प्रॉपरली, फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, फोर्थ वाला नहीं होगा। तो ये मेरे पास 1 से 25 तक के क्वेश्चन थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको दूसरे वाले सर कराएंगे। फिर मिलते हैं, थैंक यू। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग करते हैं। अभी तक आपको आरडी सर ने पेपर डिस्कस कराया है, आई थिंक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन आर गिवन बाई, देखिए 2 इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है आपकी वेव्स की। y1 इज इक्वल टू गिवन है 2a साइन ओमेगा टी माइनस का kx, और y2 गिवन है बेटा 2a ओमेगा टी माइनस का kx माइनस का थीटा। अगर हम देखें इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो थीटा के इक्वल है या माइनस थीटा के इक्वल है। यहां पर ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है दोनों इक्वेशन में, या एम्पलीट्यूड है, यहां पर भी 2a है और यहां पर भी 2a है। पूछा गया है कि इनके रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल रहे हो तो a इक्वल टू होता है अपना अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a कॉस माइनस थीटा आएगा, जो सेम एज हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। देखिए यहां से बेटा अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर कॉस थीटा के इक्वल। अब देखिए यहां से अगर आप देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मिलकर 8a स्क्वायर हो जाएंगे, और इन दोनों टर्म में 8a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो जाएगा बेटा a इक्वल टू अंडर रूट के अंदर देखिए 8a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को ब्रेक कर लेते हैं हाफ एंगल फार्मूला से। तो हम जानते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। तो यहाँ पर cos थीटा है, इसके लिए इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू बेटा हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 16a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर आप देखेंगे इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 4a cos थीटा बाई 2 के इक्वल आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बेटा यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है
4a cos थीटा बाई 2, वो थर्ड ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैव ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2। नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोनों सेम फेज में चलती हैं। द एनर्जी कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये भी। फोर्थ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड एंड एनर्जी, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये है, टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय, ये प्रोग्रेसिव वेव्स है, पहली वेव ये है और दूसरी वेव ये है। नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर मिनट, देखिए क्वेश्चन को भी ध्यान सुनिए, पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड नहीं पूछे गए, पर मिनट पूछे गई है। तो देखो भैया यहां से अगर आप इसको देखेंगे, इसकी जो हमारी इक्वेशन होती है वो ए साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, तो ये ए साइन 2 पाई एन टी के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप देखो बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आप n1 एज्यूम करोगे तो n1 की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 2 से 250 आ जाएगी, और n2 की वैल्यू 506 डिवाइड बाई 2 से 253 आ जाएगी। तो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड की बात करें तो वो हमारी 253 माइनस 250 से 3 के इक्वल आ जाएगी, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर हमसे पूछा गया है यहां पर नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट पूछी गई है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट पूछी गई है, तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 3 बीट्स मिल रही है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60, यानी आंसर हो जाएगा 180 के इक्वल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। शायद मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। The parallel combination of two air-filled parallel plate capacitors of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V। ठीक है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक की कैपेसिटेंस C है, दूसरे की कैपेसिटेंस NC है, इसको हम लोगों ने एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। When the capacitors are fully charged, the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ C1। तो देखो पहला जो कैपेसिटर है, जब ये सिस्टम पूरा तरह से चार्ज हो जाता है तो पहले वाले कैपेसिटर में हम लोग इस फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर था इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल है। देन सेकेंड वाले को ऐसे ही रखते हैं जिसकी कैपेसिटेंस हमारी NC के इक्वल आती है। पूछा गया है द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज, इस कंबाइंड सिस्टम का नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो भैया ध्यान से, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज स्टोर हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में C इक्विवेलेंट की वैल्यू पैरेलल में ऐड करना है तो C प्लस NC हो जाएगा, C कॉमन लेंगे N प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज स्टोर निकालेंगे, V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो ये C N प्लस 1 टाइम्स V के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन की अगर बात करो, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल है, तो यहां पर इसकी कैपेसिटेंस हमारी K इंटू C के बराबर हो जाएगी। तो अब अगर यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश निकालें तो C डैश की वैल्यू KC प्लस NC से C कॉमन लेंगे K प्लस N के इक्वल आ जाएगी। हमसे V पूछा गया, हम जानते हैं कि V हमारा जो चार्ज स्टोर था अपॉन C डैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहां से Q की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो C टाइम्स N प्लस 1 टाइम्स V के इक्वल थी, यहां से C K प्लस N आ जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, V की वैल्यू आपकी N प्लस 1 अपॉन K प्लस N टाइम्स V के इक्वल आ जाएगी। ये हो गया, इसको V डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा बेटा आंसर। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है, N प्लस 1 टाइम्स V
अपॉन के प्लस वन। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर एबीसीडी एज सोन इन द फिगर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड सी। ई और सी के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा और एक रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, जो कि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, यानी हर ब्रांच का रेजिस्टेंस हमारा R/4 हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा बेटा, इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा, इसका रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। इसका हम एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। तो देखिए एक रेजिस्टेंस ये आएगा, एक रेजिस्टेंस ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। ऊपर वाली ब्रांच में ई से लेकर सी तक यहां पर एक रेजिस्टेंस आएगा, केवल एक। यहां पर ये वाला पॉइंट आपका ई पॉइंट है, ये सी है बेटा। देखिए ये R/8 है, ये R/4 है, ये R/4 है, ये भी R/4 है और ये R/8 के इक्वल है। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखिए ऊपर सब सीरीज में ऐड हो रहे हैं, तो जब आप इसको सीरीज में ऐड करोगे तो ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस को अगर मैं R1 मानूंगा तो R1 इक्वल हो जाएगा बेटा R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 के। ये हो जाएगा आपका R/8 प्लस 3R/4 के, या इसी को आप लोग R/8 प्लस 6R/8 से 7R/8 लिख सकते हैं। और नीचे वाली जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आपको R2 लिख देते हैं, जो कि हमारा R/8 के इक्विवेलेंट है। अब देखो हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए ध्यान से, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू है 7R/8, R2 की वैल्यू है R/8 अपॉन 7R/8 प्लस R/8। तो यहां सॉल्व करेंगे तो 7R/64 इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। कुछ नहीं था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, सभी बच्चों ने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ए स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m। ठीक है, if this square loop is changed to a circular loop and it carries the same current, the magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop is। पहले देखो भैया, पहले आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर लूप थी। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी साइड ए के इक्वल है। तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m निकालेंगे तो m इक्वल टू आई ए से, नंबर ऑफ लूप टर्न 1 है, तो ये I इंटू ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने इस वायर को, लूप को बेंड किया है सर्किल के फॉर्म में। सपोज इसकी रेडियस r है, सेम करंट फ्लो कर रही है। तो यहां का अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जिसको हम m डैश से लिख रहे हैं बेटा, तो वो I टाइम्स पाई r के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा I इंटू एरिया से। अब देखो यहां से 2πr हमारा 4a के बराबर होगा। ए चारों वायर की लेंथ चेंज नहीं की गई है, तो r की वैल्यू 2a अपॉन पाई के इक्वल आ जाएगी। यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, I इंटू पाई 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू I टाइम 4a स्क्वायर डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। जरा डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो अगर हम यहां से, सपोज ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो m डैश अपॉन m की जो वैल्यू आएगी, m डैश अपॉन m की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4ia स्क्वायर अपॉन पाई इंटू आई ए स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 4
अपॉन पाई आ जाएगी, यानी m डैश की वैल्यू 4m अपॉन पाई के इक्वल आ जाएगी। सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 2 point charges q and minus q 3q are placed at some distance apart if the electric field at the location of q is e। q की लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड e के बराबर है। तो कह रहे हैं देन एट द लोकेलिटी ऑफ -3q इट इज, -3q लोकेलिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखिए भैया जल्दी से, ये हमारा +q चार्ज है और ये हमारा माइनस का 3q चार्ज है। सपोज दोनों के बीच का सेपरेशन r है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस -3q की वजह से होगी, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो E की वैल्यू बेटा आपकी K इंटू 3q अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसकी लोकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई डैश माने तो देखो ई डैश पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ई डैश भी उसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पर, दोनों लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। अब जरा ई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई डैश सिर्फ वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +q की वजह से होगी, जिसकी वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, जहां पर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो भैया देख लो जरा ध्यान से, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो ई डैश अपॉन ई की वैल्यू 1/3 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ई डैश की वैल्यू e/3 के इक्वल आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है प्लस माइनस साइन से या चार्ज की पोलैरिटी से। हमें देखना है किस चार्ज की वजह से फील्ड किधर होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। हमारी बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल 12 यूनिट्स। तो देखो भैया कैपेसिटर हमारे रेजिस्टेंस का उल्टा जुड़ते हैं, तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है कितनी तुम्हारी 12 यूनिट्स, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू 12 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 यूनिट दे दिया है, कुछ भी हो सकता है, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखिए भैया कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ C1 C2 C3 48। ठीक है भाई, C1 C2 C3 की वैल्यू 48 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2, when the capacitor C1 and C2 are connected in parallel the equivalent capacitance is 6 यूनिट। यानी जब C1 C2 को पैरेलल में जोड़ा है तो C1 प्लस C2 आपका बराबर है 6 के। तो यहां से अगर देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। सो फ्रॉम 1 and 3 अगर हम 1 और 3 की बात करेंगे तो C3 की वैल्यू निकालोगे सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए क्या आंसर आता है। C3 की वैल्यू C1 प्लस C2 6 के इक्वल है। ट्वेल्व यूनिट्स है, ठीक है, बिल्कुल सही। C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू है 12 के। C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल है 12 के और C1 प्लस C2 इक्वल है 6 के। तो बेटा अगर यहां से C3 देखोगे तो 12 माइनस 6 से ये 6 के बराबर आ गया, यानी C3 की वैल्यू बेटा 6 आ गई। अब देखो अगर C3 6 आ गया है तो जो इक्वेशन नंबर 2 है यहां से C1 C2 इंटू 6 इक्वल टू आ गया 48 के। तो C1 C2 की वैल्यू 8 के इक्वल आ गई। अब हम लोग जानते हैं कि C1 माइनस C2 का जो होल स्क्वायर है वो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 को इक्वल होता है। C1 प्लस C2 की वैल्यू बेटा 6 निकाली थी, तो यहां पे 6 का स्क्वायर माइनस 4 C1 C2 की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में -4 C1 C2, C1 C2 की वैल्यू C3 6 आया है तो C1 C2 की वैल्यू आ गई थी 8।
तो इंटू 8 लिख दो बेटा, ये 36 माइनस का 32 यानी 4 आ गया। इसका मतलब यहां से C1 माइनस C2 की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। अब देखो बेटा, C1 प्लस C2 इक्वल है 6 के, C1 माइनस C2 इक्वल टू है 2 के, दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, C2 2C1 इक्वल टू 8 के, यानी C1 की वैल्यू आ गई 4, C1 आ गया 4, C3 आ गया 6, C2 निकाल लेते हैं। अब देखो यहां से C1 C2 8 के बराबर था, तो C2 की वैल्यू 8/4 से C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू 8/4 से 2 के इक्वल आ जाएगी, यानी 4,2,6 इज द आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जरा देखिएगा ध्यान से, ये हमारा एक, देखो ये एंड ऐसे इन्फिनाइट से आता है और ये एंड हमारा इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। देखिए अगर दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी P पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ड होगी, इसकी वजह से भी और इनवर्ड होगी इसकी वजह से भी। दोनों वायर एक ही जैसे हैं तो किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका 2 टाइम्स कर देंगे। अब देखो बेटा, इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिगर हमारा कुछ इस तरह से है। ये वाले, इस वाले वायर को देख रहे हैं, सपोज ये फर्स्ट वायर सेगमेंट है और ये सेकेंड वायर सेगमेंट है। फर्स्ट वाले वायर सेगमेंट को देखें, करंट ऐसे चल रही है आई, यहां से ये जो P पॉइंट है, देखिएगा सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये P पॉइंट हमारा यहां पर कहीं है इस वायर से, कि इस एंड से R डिस्टेंस पर ये वाला एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस आपकी R है, तो अगर इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करें, इसको सपोज हम कैपिटल R एज्यूम कर लेते हैं, तो देखिए कैपिटल R की जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, वो आपकी R cos 45 के इक्वल हो जाएगी, या सिंपली cos 45 इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r हो जाएगा। कैपिटल R की वैल्यू R बाई √2 के इक्वल आ जाएगी। अब देखते हैं P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखो एक एंड पर एंगल है 45 डिग्री और एक एंड पर एंगल है 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो B एक वायर की वजह से फील्ड को B1 एज्यूम किया है, B1 की वैल्यू μ0/4πI/R sin 45 प्लस sin 90 के इक्वल हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, μ0/4πI/R sin φ1 प्लस sin φ2 से, φ1 45 डिग्री है और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री है। आप जरा वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा μ0/4πI/R, R की जगह पुट कर देंगे R/√2, तो यहाँ पे R आ जाएगा, ऊपर √2 चला जाएगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। देखिए यहां से B1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी μ0/4πI/R 1 प्लस √2 के इक्वल। तो ये एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, हमें दोनों की वजह से निकालनी है तो इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ट्वाइस ऑफ B1 हो जाएगी, यानी कि μ0/2πI/R 1 प्लस √2 के इक्वल आ जाएगी और डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है μ0/2πI/R 1 प्लस √2, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए मेटेलिक वायर इज folded to form a square loop of side A. It carries a current I and is kept perpendicular to a uniform magnetic field. Okay. If the shape of the loop is changed from square to a circle without changing the length of the wire and current, the amount of work done in doing so. तो एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि U हमारा इक्वल होता है माइनस के m डॉट बी के।
देखिएगा ध्यान से, और m हमारा इक्वल होता है I इंटू एरिया के, तो माइनस का I A डॉट B हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं केप्ट परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच के एंगल 0 है, तो ये हमारा माइनस का I AB के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर इनिशियल एनर्जी को U1 से लिखूं, तो जिस समय स्क्वायर लूप थी, करंट I है, एरिया A स्क्वायर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B के इक्वल है, ये इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल में आपने इसको एक सर्कुल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, सपोज इसकी रेडियस R के इक्वल है, तो जब U फाइनल निकालेंगे, U फाइनल, तो माइनस का I पाई टाइम्स R स्क्वायर B के इक्वल आ जाएगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले लेंथ चेंज नहीं करी गई है, राइट, तो देखो ध्यान से, अगेन यहां पर जो आपने स्क्वायर एज्यूम किया है, इस स्क्वायर की साइड को बेटा मैंने A के इक्वल लिया था, तभी एरिया A स्क्वायर के इक्वल आया था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 4A बराबर होगा 2 पाई R के, यानी R इक्वल हो जाएगा 2A अपॉन पाई के वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस का I पाई 4A स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर B, ये इक्वल हो जाएगा माइनस का 4I A स्क्वायर B अपॉन पाई के। हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो फाइनल में से इनिशियल एनर्जी को घटा देते हैं, डेल्टा W बराबर हो जाएगा U फाइनल माइनस का U इनिशियल। U फाइनल देख लीजिए कितना है, उससे इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। U फाइनल है माइनस का 4I A स्क्वायर B अपॉन पाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का I A स्क्वायर B हो जाएगा। इस पूरे में I A स्क्वायर B कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा आपका 1 माइनस 4 अपॉन पाई, यही अपना सही आंसर होगा। तो 35 का अगर आप देखें, करेक्ट ऑप्शन 35 का है। फोर्थ, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन मिले जो एक ही जैसे थे, जहां पे रेडियस को लेंथ के साथ रिलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 36, the two vectors P and Q having resultant vector R which is perpendicular to vector P, then angle between P and Q is। देखो भैया, अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर के, इसका मतलब इन दोनों में से के बीच का जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, कुछ इस तरह से थीटा। P के रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो एक काम करते हैं, रिजल्टेंट हमारा इस तरह से हो गया R। हमें मालूम है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है हमारा P के साथ, वो एंगल हमारा tan अल्फा इक्वल टू होता है, tan अल्फा हमारा इक्वल होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपली Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा के, P प्लस Q कॉस थीटा के, tan अल्फा tan 90 हो जाएगा, जो कि tan इन्फिनिटी है, जिसकी वैल्यू 1/0 हो जाएगी। Q साइन थीटा अपॉन बेटा P प्लस Q कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से P प्लस Q कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का P अपॉन Q हो जाएगी। थीटा बताना है, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस का P/Q हो जाएगी। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम डायमेंशन, चेक कर लेते हैं भैया किसकी डायमेंशन सेम होगी। तो पहले ऑप्शन शुरुआत करते हैं। एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी डायमेंशन हमारी क्या होती है, m l स्क्वायर t की पावर -2। अगर बात करें टॉर्क की, टॉर्क भी होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, राइट। आर क्रॉस एफ होता है, याद करिए फॉर्मूला। तो टॉर्क की भी डायमेंशन सेम है होती है किसकी, वर्क के या एनर्जी के डायमेंशन के बराबर। तो यहां पर अगर हम देखें एनर्जी और टॉर्क की डायमेंशन सेम है, फर्स्ट सही हो गया। फोर्स और प्रेशर, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसकी बात गलत हो गई। मास एंड डेंसिटी, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी भी डायमेंशन मैच नहीं करेगी। स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इसकी भी डिस्टेंस गलत हो गई। सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, if a body starts from rest, the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration is, initial velocity 0 है। मान लो ये बॉडी कोई डिस्टेंस s कवर कर रही है, ठीक है, और a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पूछा गया है टाइम किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो भैया s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के, ये टर्म हो गया 0। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 2s अपॉन ए के इक्वल आ जाएगी। सो टी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2s अपॉन ए, इसका मतलब t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ s। चेक कर लेते हैं किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है भैया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ये भी गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 का फोर्थ होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। Question number 39. A particle is moving eastward with a speed of 5 meter per second. In 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second northward. The average acceleration in this time is. तो देखो भैया इस तरह से हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है टूवर्ड्स ईस्ट। शुरुआत में उसकी वेलोसिटी ये है, इसको v1 मान लीजिए। तो बेटा जो तुम्हारा v1 वेक्टर है इसको मैं 5i कैप लिख देता हूं। इधर की तरफ मैंने x एक्सिस मान ली है, इधर y x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप है, y के लॉन्ग j कैप है। 10 सेकेंड के बाद ये अपनी डायरेक्शन को नॉर्थवर्ड चेंज कर लेता है ऐसे, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 मान ली। तो जो हमारा v2 वेक्टर है बेटा वो 5 का j कैप होगा। हमसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन जो है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो भैया ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो मतलब चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखिए शुरुआत में चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो फाइनल आपकी इस डायरेक्शन में है v2 वेक्टर, माइनस इनिशियल करना है, तो अगर राइटवर्ड प्लस v1 है तो माइनस v1 इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो हमें v2 माइनस v1 देगा। तो अगर हम यहां से v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड निकालें, जिसको हमने डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कह दिया है, तो बेटा ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के इक्वल, बिकॉज cos 90 होता है 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 25 यानी कि 5 अंडर रूट 2। तो अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपली ये बेटा 5 रूट 2 डिवाइड बाई टाइम है 10 सेकेंड, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 2 और 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 उसका मैग्नीट्यूड आ गया, जो कि यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा। अब डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। तो 39 के अगर हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। शायद ये बात सभी बच्चों को मेरे समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ए बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1 आफ्टर 2 सेकेंड्स, another body B starts from rest with an acceleration a2 if they travel equal distances in the 5th second after the start of A।
यानी कि पांचवें पहले पार्टिकल के लिए जो पांचवा सेकंड है, दूसरे पार्टिकल के वो तीसरा सेकंड होगा। तो अगर हम बात करें एस ए की पांचवें सेकंड के लिए, तो nth सेकंड का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, Sn जो होता है वो u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 के इक्वल होता है। तो SA5 जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो टर्म आएगा नहीं, हाफ इंटू A1 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 1 से ये हो जाएगा आपका 9A1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम एस बी निकाले तीसरे सेकंड के लिए तो वो हाफ ऑफ A2 2 इंटू 3 माइनस 1 से 2 3 6 5 A2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, गिवन है कि SA5 इक्वल है SB3 के, यानी 9A1 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 5A2 अपॉन 2 के। तो अगर यहां से आप A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालोगे तो वो 5/9 के इक्वल आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ए बॉडी initially at rest moves along x axis, its acceleration varies with time t as इतना टाइम दे रखा है। if it starts from origin the distance covered in, ओके स्टार्ट भी हो रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो भैया, एक्सलेशन की वैल्यू बेटा 3t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं एक्सलेशन हमारा dv अपॉन dt होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3t प्लस 5k, या इसी को हम लोग dv इक्वल टू 3t dt लिख देते हैं प्लस 5 dt लिख देते हैं। इसकी दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा 0 से लेकर v तक, 3 बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर t तक प्लस 5t 0 से लेकर t तक। लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए v इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस के 5t के। अब हम जानते हैं वेलोसिटी हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको बेटा हम लोग dx अपॉन dt लिख देंगे, 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5t, या dx की वैल्यू निकाल देंगे 3t स्क्वायर बाई 2 dt प्लस 5t dt। इसकी भी बेटा दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल हमारा ओरिजिन पे था, t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल सपोज किया x पर पहुंच गया, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से लेकर x तक। 3t स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 हो गया 0 से लेकर 2 तक, प्लस का 5t स्क्वायर बाई 2 हो गया 0 से लेकर 2 तक। लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहां पर x बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 5 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 करोगे 2, यानी कि इसकी वैल्यू 4 प्लस 10 से 14 मीटर के इक्वल आ जाएगी। सो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 41 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। 42 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Two masses MA and MB moving with velocities VA and VB in opposite direction collide elastically. After that, the masses MA and MB move with velocity VA and VB respectively. Then the ratio MA upon MB is. तो देखो भैया, एक बात समझ लीजिए कि हमने ये पढ़ा था, यहां पर देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। पहली बॉडी की वेलोसिटी दूसरी की हो गई है, दूसरी की पहली बॉडी की हो गई है। और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। तो हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में जब कोलाइडिंग बॉडीज के मास सेम होते हैं तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमारी इंटर चेंज हो जाती है, राइट। तो यानी यहां पर देखें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, MA अपॉन MB की वैल्यू 1/1 के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे, सो करेक्ट ऑप्शन आएगा
फोर्थ, 42 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 है द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। यस, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इक्वल टू द एरिया, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एरिया पर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 44, a block of mass m is pulled along a circular arc by means of a constant horizontal force F as shown. Work done by this force in pulling block from A to B. इस फोर्स का वर्क निकालना है। हम लोग जानते हैं वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भैया जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना हुआ है। अब ये 30 है तो ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो बेटा ये r sin 30 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x से लिखें तो वो r sin 30 हो जाएगा, जो कि r/2 के इक्वल होगा। तो वर्क निकालें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये Fr/2 के इक्वल होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिगर देखकर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन बस डेफिनेशन याद रखनी है कि वर्क हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45, a weightless thread can bear tension up to 3.2 kg weight. Okay. A stone of mass 500 grams is tied to one end and revolved in a circular path of radius 4 meter in a horizontal plane. If g is equal to 10 meter per second square, then the maximum angular velocity of the stone will be maximum angular velocity बतानी। देखो भैया इसको रोटेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ टेंशन प्रोवाइड करेगी। जिस समय टेंशन मैक्सिमम होगी उस समय उसकी ओमेगा भी मैक्सिमम होगा। तो सिंपली T इक्वल टू हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, यानी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू T बाई एम इंटू आर के इक्वल वैल्यू पुट कर दो। 3.2 kg वेट यानी 3.2 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर देता हूं। मास दे रखा है 500 ग्राम यानी 0.5 kg हो गया। रेडियस दे रखी है 4, तो यहां पे 4 लिख देता हूं। इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, 5 से 2 आ गया, 4 से यहां पे 8 आ गया, तो ये 16 आ गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा हमारा 4 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सभी को बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46, two satellites of masses m1 and m2 where m1 is greater than m2 are going around the earth in orbit of radius r1 and r2. Which one statement about their velocities is correct? तो देखो भैया अगर हमारे सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो अंडर रूट के अंदर gm/r के इक्वल होता है, जहां पर r उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस होती है, जिसको हम re प्लस एच भी लिख देते हैं कभी कभी अगर अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस ली जा रही है, हाइट ली जा रही। अब देखो यहां पर g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, यानी v प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r के। तो अगर हम v1 अपॉन v2 निकालेंगे तो ये अंडर रूट r2 अपॉन r1 हो जाएगा। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, r1 बड़ा है r2 से। देखिए सवाल में दे रखा है कि r1 इज मोर देन r2, तो इसका मतलब हुआ कि r1 अपॉन r2 इज ग्रेटर देन 1। अगर r1 अपॉन r2 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब r2 अपॉन r1 इज लेस देन 1। तो r2 अपॉन r1 अगर r से छोटा होगा तो v1 अपॉन v2 इज लेस देन 1, इसका मतलब v1 इज लेस देन v2। v1 भी हमारा v2 से छोटा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 16 जूल व्हेन इट इज इन इट्स मेन पोजीशन
if the amplitude of oscillation is 25 centimeter and the mass of the particle is 5.12 किलोग्राम, the time period of its oscillation is, देखो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, या इसी को हम लोग हाफ एम वी की जगह ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया किसी भी पोजीशन के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं मीन पोजीशन, तो जब आप काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे निकालोगे तो मीन पोजीशन पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, यानी पहले हम ओमेगा निकाल लेते हैं। तो देखो भैया जो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के होता है, तो अगर यहां से आप ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो वो 2 के मीन डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 2 इंटू के काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 16 जूल, मास दे रखा है 5.12 kg और एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 इंटू 0.25 है। इसको हटाया, ऊपर 100 इंटू 100 लगा दिया। सॉल्व करते हैं भैया। देखिए ध्यान से, इससे कैंसिल करेंगे 4 आएगा, इससे करेंगे ये 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 16 2 32, 4 चौको 16 16 2 56, ऊपर आ गया 512, नीचे है 5.12, यानी ये 100 के इक्वल आ गया ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है। देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू आ गई 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आप बेटा देयरफॉर टाइम पीरियड निकालोगे टी, तो वो 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, तो टी 2 पाई बाई 10 हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू पाई बाई 5 सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 47 का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, at the same temperature the mean kinetic energy of molecule of the hydrogen and oxygen are in the ratio। देखो मॉलिक्यूल की अगर हम मीन काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो 3/2 kT के इक्वल होता है। टेम्परेचर सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम है, मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे के एवरेज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अपॉन के एवरेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो बेटा ये 1:1 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 49। कोहेरेंट सोर्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट फेज एंड एम्पलीट्यूड। बेटा डिफरेंट फेज नहीं होता है, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। अभी आगे ऑप्शन चेक करते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये बात भी गलत हो गई, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग हो गया। सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो अगर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, देखो यहां पर बात हो रही है मोस्ट सुटेबल आंसर की, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर देना है वो यहां पर सेकंड ऑप्शन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, एक ही लाइट के प्रकाश है, राइट। तो दोनों की वेवलेंथ भी सेम है और फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो इसको हम कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। यहीं पर अगर व्हाइट लाइट देते हैं तो वेवलेंथ हमारी डिफरेंट हो जाती है अलग अलग कलर्स के लिए, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सा आंसर हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर है, तो सुटेबल आंसर है हमारा कौन सा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फोर रेजोनेट्स एट लेंथ इतना इतना पे, देन एंड करेक्शन इज। देखो भैया इसको मैंने मान लिया कि L1 लेंथ पर रेजोनेंस हुआ है, इसको मान लिया कि ये हमारा L2 लेंथ पर रेजोनेंस हुआ है। तो हम जानते हैं कि रेजोनेंस ट्यूब हमारी ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है। तो अगर हम वहां पे दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें तो V/4 L1 प्लस E इज इक्वल टू 3V/4 L2 प्लस E के इक्वल होगा। V कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/L1 की वैल्यू आपको दे रखी है 15.1 प्लस E कर दीजिए, 3/L2 की वैल्यू गिवन है आपको 45.6
प्लस ई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45.6 प्लस ई इक्वल टू 3 इंटू 15.1 प्लस 3 ई के, ये हो जाएगा 45.6, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45.3 इक्वल टू 3 ई में एक ई जाएगा तो 2 ई बचेगा, 0.3 इक्वल टू हो जाएगा 2 ई के, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 0.15। ये होगा हमारा एंड करेक्शन जो कि ट्यूब का दिया है, ठीक है, यानी ट्यूब हमारी इनसफिशिएंट लेंथ की थी। तो आई थिंक बच्चों आपने आज के सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा, आप सभी का पेपर भी बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट के लिए और मेहनत करिए, ठीक है बेटा, और अच्छा होगा आपका टेस्ट, और अच्छे से लगे रहिए, ठीक है बेटा। ओके, तो जैसा सेशन लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट।